माला एक नंबर की लालची औरत थी। वो पैसों के मामले में किसी का भी भरोसा नहीं करती थी। एक दिन सुबह के समय वो अपनी बहू कंचन को आवाज लगाकर बुलाती है। बता बहू, पैसे कहाँ हैं? कितनी देर से मैं अपने पैसों को ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहे। माँ जी, अब कौन से पैसे की बात कर रही है आप? लगता है फिर कहीं पैसे रखकर भूल गई है और अब मेरे पीछे पड़ रही है। पैसे कहाँ रखे हैं ये इनको याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे दिए होंगे। पता नहीं कैसे याद रह जाता है। बहू, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, बता जल्दी से पैसे कहाँ रखे हैं। माँ जी, कौन से पैसे? आप किन पैसों की बात कर रही है? अरे वही पैसे जो दुकान के किराए के थे, अभी कुछ दिन पहले रामू देकर गया था। जी माँ जी, रामू तो अपने गांव गया है, वो किराया कहाँ से देगा? और जिस किराए की बात कर रही हो आप, वो तो पिछले महीने देकर गया था, जिसे आपने मुझसे ले भी लिए थे किसी काम के लिए। हे भगवान, कितना झूठ बोल रही है। मुझे अच्छे से याद है, वो अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे देकर गया था। माना मैं और चीजें भूल जाती हूँ, लेकिन पैसे के मामले में कुछ नहीं भूलती। इसी बात का तो अफसोस है, एक यही मामला तो है जिसमें आपकी याददाश्त बहुत तेज है। तू फिर चुप हो गई। जल्दी से बता दे बहू कि पैसे कहाँ हैं। मुझे उन पैसों को ले जाकर बैंक में जमा करवाना है। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। माला अपनी भूलने की आदत के चलते अपनी बहू कंचन पर पैसे चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा रही होती है, जिस चक्कर में दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है। तभी कंचन का पति कार्तिक तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए नीचे आता है और दोनों को आपस में बहस करते हुए देखकर बोलता है, अरे शांत हो जाओ आप लोग। किस बात की इतनी बहस हो रही है? इस घर में कभी शांति नजर आएगी कि नहीं? देखिए ना कार्तिक जी, आपकी माँ मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, वो भी झूठा। बल्कि मैंने ने कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन ये है कि मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रही है। बेटा, तेरी बीवी अपने आप को बहुत एडवांस समझती है, लेकिन ये बात तो तू भी अच्छे से जानता है कि मैं पैसों के मामले में कुछ नहीं भूलती हूँ, और ये मुझे कब से पागल बनाने की कोशिश कर रही है। माँ जी, आप सच में पागल है। पैसों के लालच में आप पागल हो गई है, जिसे पैसे के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। तेरे माँ बाप ने तुझे बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए, अपनी सास को पागल बोल रही है। चुप, एकदम चुप। अब आप दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। सुबह सुबह मिलके दिमाग खराब कर देते हो आप लोग। माँ, आपको आपके पैसे चाहिए ना, मैं ला के दूंगा, ठीक है? आप रूम में जाओ अपने, और तुम मेरे साथ रूम में चलो। कार्तिक इतना कहकर कंचन का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जाता है। कमरे में पहुंचकर कार्तिक कंचन से बोलता है, अब बताओ तुम कि माँ कौन से पैसों की बात कर रही है और किस बात की बहस कर रहे थे तुम लोग? कार्तिक जी, जो रामू नाम का लड़का हमारे दुकान पर काम करता था, पिछली बार वो दुकान का किराया देकर गया था। माँ जी उस किराए को अब पूछ रही है, बल्कि उस बात को 1 महीना हो गया है, लेकिन माँ जी को लगता है वो अभी कुछ दिन पहले ही देकर गया है। बल्कि ये बात तो आपको भी पता है कि रामू पिछले 1 महीने से गाँव में है। कंचन, वो मैं क्या कह रहा था ना कि तुम पहले गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात सुनो। वैसे माँ कह तो सही रही थी ना, क्योंकि पैसों के मामले में माँ कुछ भूलती कहाँ है। अब ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मैं ये कह रहा था ना कि रामू बेशक गांव गया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो वापस आया था, और उस बीच उसने माँ को पैसे दिए और माँ ने मुझे पैसे दिए, लेकिन वो भूल गई और उनको लगा कि उन्होंने तुम्हें दिए। अच्छा, तो ये बात है। दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करिए, माँ जी के पास जाइए और सारा सच बताइए कि मैंने कहीं पैसे नहीं रखे हैं, बल्कि अपने रखे हैं। नहीं यार, मैं माँ को कुछ नहीं कहूँगा। अरे तुम तो जानती हो ना, माँ पैसे के मामलों में किसी की सगी नहीं है, और उनके पैसे तो मुझसे खर्च हो चुके हैं, और जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते ना, मैं माँ को कुछ नहीं कहूँगा, वरना वो तो मेरा बैंड बजा देगी। और हाँ, तुम्हें भी मेरी कसम है, तुम भी माँ को कुछ मत बताना। कार्तिक कंचन को अपनी कसम देकर चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसकी वजह से कंचन मजबूर हो जाती है और सच जानते हुए भी अपनी सास से कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन माला उसका जीना हराम करके रख देती है। हर टाइम बस उससे यही पूछती रहती कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं। ये सुन सुनकर कंचन थक चुकी थी। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन माला कंचन के पास आती है और उसे 5000 रुपए देती है। माँ जी, आप ये मुझे पैसे क्यों दे रही है? एक काम करिए, पैसे आप अपने पास ही रखिए, वरना फिर आप भूल जाएंगी और मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाएंगी।
बहू, तू मुझे इतनी भुलक्कड़ समझती है क्या? जो पैसे मैं तुझे अपने हाथों से देती हूँ, मैं उन्हीं पैसों को तुझसे मांगती हूँ। वह बात अलग है कि तू मुझे पागल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बना नहीं पाती। माँ जी सीधा सीधा बोलिए कि आपने ये पैसे मुझे किस लिए दिए हैं? बहू, ये पैसे मैंने तुझे सब्जी लाने के लिए दिए हैं। हो सकता है मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना पड़े, तो उसी समय तुझे ही बाजार जाना पड़ेगा, तो तेरे पास पैसे होना जरूरी है। ठीक है माँ जी, इन पैसों को संभाल कर रखूंगी, जितनी जरूरत होगी उतनी ही खर्च करूंगी, उसके बाद आपको वापस कर दूंगी। ये की ना तूने समझदारी वाली बात। अगर तू ऐसे ही मेरी बात मान जाया करे तो मुझे तुझे सुनाने की कोई जरूरत ही ना पड़े। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन उसके पड़ोसन कमला रोते हुए उसके पास आती है और बोलती है, माला, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। मेरे पोते की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मेरे बेटे की अभी सैलरी भी नहीं आई है। अगर तुम मेरी 5,000 की मदद कर देगी तो तेरा बहुत उपकार होगा मुझ पे। कमला, तू ये कैसी बातें कर रही है? एक पड़ोसी ही एक पड़ोसी के दुख दर्द में काम आता है। इसमें उपकार करने वाली कोई बात नहीं है। तू यहीं रुक, मैं अभी तेरे लिए पैसे लेकर आती हूँ। माला इतना कहकर अपनी बहू कंचन के कमरे में जाती है और उसकी अलमारी से 5,000 निकालकर अपनी पड़ोसन कमला को दे देती है और ये बात अपनी बहू को बताना भूल जाती है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन माला अपनी बहू कंचन से बोलती है, बहू, मैंने तुझे जो पैसे दिए थे उसमें से तू कुछ पैसे लाकर मुझे दे दे। देखूं, अगर बाजार में कुछ हरी सब्जियां मिल जाए तो मैं ले आऊंगी। बाकी सब्जियां तो हम यहाँ मोहल्ले में ले ही लेते हैं। इसी बहाने मैं थोड़ा घूम भी आऊंगी। जब गांव नहीं जाना है तो घर के काम ही कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर आती हूँ। वैसे भी ये सब काम मुझसे नहीं होता है। अच्छा हुआ कि आपका गांव जाना कैंसिल हो गया, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि बाजार जाना, वहाँ से सब्जी लाना, मोल भाव करना, ये सब मुझसे कैसे होगा। माँ जी, आपने मुझे जो पैसे दिए थे वो मैंने अलमारी में रखे थे, लेकिन अब वहाँ नहीं है। आपने लिए क्या? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वह पैसे मैंने तुझे ही दिए थे। बता बहू, पैसे कहाँ हैं? पैसों के मामले में मुझसे मजाक मत किया कर। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने पैसे अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब वहाँ नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वह पैसे कहाँ हैं। तू एक गरीब परिवार से आई है ना, इसलिए तू मेरे से पैसे लेकर अपने परिवार वालों को दे देती है और मेरे भूलने का फायदा उठाती है। पैसे ना मिलने पर माला अपनी बहू को बहुत खरी खटी सुनाती है और उसकी सारी बातें कमला सुन लेती है, जो कि उसके पैसे वापस करने आई थी। जिसके बाद वो घर के अंदर जाती है और माला को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर माला का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और उस दिन के बाद से वो कभी भी अपनी बहू से नहीं पूछती है कि बहू बता पैसे कहाँ रखे हैं। शकुंतला की बहू चंपा एक रोज मार्केट जाती है, वो भी अपनी सास के साथ, और शकुंतला भी अपनी बहू को मार्केट ले जाते हुए कहती है, बहू, यहीं से हम सब्जी लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद तू भी यहीं आया करेगी, लेकिन अभी तो तू नई नवेली दुल्हन है ना। जी माँ जी। वैसे माँ जी, आप अचार के लिए आम भी ले लेना, मैं माँ की तरह अचार बनाती हूँ। ठीक है बहू, मार्केट चलकर तू खुद से ही कच्चे आम देख लियो और जो सही लगे ले लेंगे। शकुंतला और चंपा मार्केट में पहुंच जाते हैं और शकुंतला चंपा से कहती है, बहू जरा जल्दी ही सब्जियां ले ले, आज मेरी बड़ी बहन भी घर आने वाली है। हाँ हाँ माँ जी, बस सब्जियाँ ही तो लेनी है। अब सास बहू सब्जियां ले रही थी, तभी दो लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर चंपा अपनी सास शकुंतला से कहती है, माँ जी देखो, वो बदमाश लड़की कैसे उस बेचारी को परेशान कर रहे हैं और कोई उसकी मदद भी नहीं कर रहा। बहू, यहाँ आए दिन ऐसी चीज होती रहती है, तो ध्यान मत दे और जल्दी से सब्जियां ले। अम्मा जी ठीक कह रही हैं भाभी जी, ये विधायक का लड़का है और ये किसी को भी परेशान करता रहता है। इनके मुंह लगना बेकार है। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर इस लड़की की जगह आपकी बहन या बीवी होती तब भी क्या आप ऐसे ही तमाशा देखते? बहू, जो करना आए हैं वो कर और यहाँ से चल, तुझे इन लफड़ों में नहीं फंसना है। माँ जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ, इनको मजा चखाती हूँ। तुम्हें बहुत शौक है ना लड़की छेड़ने का, तो अब तुम दोनों में से कोई मुझे हाथ भी लगा कर दिखाओ। अरे भाई, लगता है कोई नई आई है, चल इसे ही देख लेते हैं। अब जैसे ही उन दोनों लड़कों में से एक लड़का चंपा के कंधे पर हाथ डालता है, वैसे ही चंपा उसे एक तगड़ी पटकनी देती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और तालियां भी बजाने लगते हैं। अब तेरी बारी,
क्यों, तुझे आज तक चंपा जैसी कोई मिली नहीं ना, तभी तो इतना उछल रहा था। दीदी दीदी गलती हो गई, ये मेरा दोस्त है, मैं तो इनके साथ आया था। अबे साले, तू इस लड़की के सामने हाथ जोड़ रहा है। मैं भी एक विधायक का बेटा हूँ, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। अब वो लड़के तो चंपा की पिटाई से भाग जाते हैं, लेकिन हर कोई वहाँ चंपा के लिए तालियां बजाता है। और वो लड़की जिसे वो लड़के छेड़ रहे थे, वो लड़की चंपा से कहती है, दीदी आज आप नहीं होते तो ना जाने ये लड़के मेरे साथ क्या करते। यहाँ जितने भी लोग थे खड़े खड़े तमाशा देखते ही रह गए। कोई बात नहीं, कभी भी किसी भी सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक तरफ जहाँ लोग चंपा की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी थे जो चंपा को आगाह कर रहे थे, और चंपा की सास शकुंतला भी। बहू ये सब्जियां लेना छोड़ और चल यहाँ से, मुझे अब तेरी जान की चिंता हो रही है। माँ जी, किस में इतना दम है जो चंपा को हाथ भी लगा दे? और मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो आप इतनी डरी हुई हैं? वो विधायक का बेटा है, वो चुप नहीं रहने वाला है। और तुझे जूडो कराटे भी आते हैं, ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी, आप डर क्यों रही हैं? मैं हूँ ना, और मैंने एक लड़की की जान बचाई है। अब जैसे ही शकुंतला अपनी बहू चंपा को घर लाती है और डरी हुई हॉल में बैठ जाती है, तभी शकुंतला के दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर शकुंतला अपनी बहू का हाथ पकड़कर कहती है, बहू तू बाहर नहीं जाएगी, ना ही गेट खोलेगी। जरूर वही लड़के होंगे, वो तुझे और मुझे, हम दोनों को मार डालेंगे। माँ जी आप रुकिए ना, मैं हूँ ना, आपको कुछ भी नहीं होगा। अरे बहू, इतना समय क्यों लगा रही थी दरवाजा खोलने में, और आज शाम में ही दरवाजा बंद कर लिया। क्या कर रहे हो दोनों सास बहू? अरे विमला आंटी, आपको नहीं पता, हम मार्केट गए थे। अरे बहू क्या हुआ, तुझसे पानी मांगा है, गला सूख रहा है। अरे वो कुछ बता रही थी, तू बताने तो देती उसे। अरे वो तो मार्केट की बात बता रही थी, तुझे तो पता ही है ना आजकल के लड़के कैसे औरतों और लड़कियों को परेशान करते हैं। आज भी वही हुआ। ये बातें शकुंतला और विमला के बीच चल रही होती हैं। तभी शकुंतला के घर पुलिस की एंट्री होती है और शकुंतला घबरा जाती है। चंपा आप ही का नाम है ना? चलिए अब आपको 1 महीने तक हमारी खातिरदारी में रहना होगा। देखिए मेरी बहू ने कुछ भी नहीं किया, वो तो कुछ बदमाश लड़के थे जो उस लड़की को छेड़ रहे थे। ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है, आपको तो पता है ना कि वो विधायक का लड़का था, अब वो पावर तो दिखाएगा ही ना। अब चंपा को पुलिस लेकर जाती है। देर रात शकुंतला और उसका बेटा चंपा की बेल करवाने जाते हैं, लेकिन चंपा को 5 दिन के लिए जेल में ही रहना पड़ा। उसकी बेल नहीं होती, लेकिन अगले 5 दिन भी बीत जाते हैं और सुनवाई के समय ऊपर से चंपा पर ड्रग सप्लाई का केस दर्ज करके उसे 1 साल की जेल करवा दी जाती है। अब चंपा को जेल में रखते हैं तो वो देखती है कि यहाँ तो सब काम भी कर रहे हैं। तभी उसके सेल में उसे एक महिला कैदी मिलती है जो चंपा से कहती है, और क्या बात है लेडी सिंघम, जेल हो गई। तेरे आने से पहले तेरे कांड के बारे में पता चल गया। चल अब आ ही गई है तो कोई काम धंधा भी कर ले ताकि 2 पैसे हो जाए। काम मतलब मुझे यहाँ काम भी मिलेगा? अगर तू करना चाहे तो। वैसे तूने बड़े हिम्मत वाला काम किया है। लेकिन आपने ऐसा क्या किया है जो आप यहाँ आई? अरे 2 लोगों का खून करे लिए मैं, एक मेरा सास और एक मेरा पति। दोनों ने बिरयानी खाने की इतनी जिद मचा रखी, ले मैं बना डाली उन दोनों की बिरयानी, साला किच ही खत्म। ऐसे ही समय बीतता है और करीब चंपा को जेल में 2 महीने बीत जाते हैं। एक रोज वो एक हवलदार ने आती है तो सेल में मौजूद कैदियों से कहती है, कल शहर के सबसे बड़े पॉलिटिशियन आने वाले हैं, तो सभी कैदी कुछ न कुछ यानी अपना हुनर उनके सामने पेश कर सकते हैं। ए सुनी क्या, वो मोटी वर्दी वाली क्या बोल के गई रे? और तू बता, तू क्या बना लेती है रे? कुछ अच्छा सा। मैं खाना बना लेती हूँ अच्छा, और कुछ खास मुझसे होगा नहीं। अब अगले दिन यानी पॉलिटिशियन के आने से पहले सब अपनी अपनी कला के प्रदर्शन के लिए तैयार थे और चंपा भी इसका हिस्सा बन चुकी थी और उसने पानी पूरी का स्टॉल लगाया था। अब पॉलिटिशियन के आने के बाद वो नेता सबकी कला को दिखता है, लेकिन चंपा ही थी जिसने अकेले खाने की चीजें लगाई थी। ये देखकर वो नेता चंपा से कहता है, ओहो पानी पूरी, ये तो मेरा फेवरेट है, चलो चलो टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो नेता पानी पूरी खाने के लिए कटोरी लेता है, वैसे ही चंपा की सेल की औरत मन में सोचती है,
इसकी पानी पूरी को खाकर तो इसकी सजा नेताजी कम करने से रहे, क्योंकि इसमें तो मैंने लाल मिर्च पाउडर मिला दिया है। लीजिए नेताजी। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी है, मजा आ गया। पर मिर्च थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मजा तो भरपूर आया। अब नेताजी इस तरह से 10-12 गोलगप्पे खा जाता है। ये देखकर नेताजी का चेला उन्हें रोकता है। हालांकि जाते जाते नेताजी भी चंपा से कहता है, मुझे किसी एक कैदी की सजा कम करनी है, तो मुझे जो अब तक पसंद आया वो था चंपा जी का पानी पूरी। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जिस वजह से इनकी सजा कम की जाती है। अब इस तरह नेताजी चंपा की पानी पूरी खाकर उसकी सजा कम कर देते हैं और करीब 1 महीने और सजा काटकर चंपा अपने घर आती है। अब विमला चंपा से मिलने आती है। बहू तू कैसी है? देख तो कितनी कमजोर हो गई है। वहाँ कुछ खाने को देते नहीं थे क्या? अरे विमला, तू तो जानती है जेल का खाना कैसा होता है। इंसान जिंदा रह जाए वही बड़ी बात है। और आपको पता है, मैं अपनी पानी पूरी के कारण ही इतनी जल्दी जेल से निकल कर आई हूँ। पानी पूरी के कारण? क्या वहाँ ये सब भी मिलता है? और पानी पूरी खिलाकर सबको बेहोश करके वहाँ से भागकर तो नहीं आई तू बहू? ये देखो, पेपर में भी आया हुआ है, पानी पूरी खिलाकर जीता नेताजी का दिल, नेताजी ने किया महिला की सजा कम। ये तो सच में बड़ा अजीब किस्सा है, लेकिन जो भी हो बहू तू आ तो गई। शकुंतला बेचारी के देख बाल भी सफेद हो गए तेरे इंतजार में। इस तरह चंपा अपनी पानी पूरी के जादू से नेताजी की सजा कम करवाकर जेल से निकल जाती है। प्रीति जब से शादी करके शकुंतला के घर में आई थी, तब से ही वो बीमार रहा करती थी। अब एक रोज प्रीति किचन में काम कर रही होती है, तभी प्रीति को चक्कर आने लगते हैं और अब वो किचन से निकलकर हॉल में आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी मुझे गर्मी से न जाने क्यों चक्कर आ रहे हैं। मैंने सब्जी की गैस ऐसे ही बंद कर दी है, अभी सब्जी चढ़ाई ही थी। बहू तू कब ठीक रहती है ये बता दियो, उसी दिन तुझे मैं कोई काम कहूँगी, वरना तो तुझे इस घर में आए हुए 1 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इतने दिनों में तूने मुझे हर तरह की बीमारी के बारे में बता दिया है। माँ जी अब मैं क्या करूँ, जो हो रहा है वो आपके सामने ही है, मैं कोई एक्टिंग थोड़ी ही कर रही हूँ। अब शकुंतला भी क्या ही करती, वो भी किचन में जाकर आधी पकी सब्जी को पकाती है और घर का सारा काम भी करती है। अब कुछ ही समय बाद ही प्रीति उठकर खाना खा लेती है, लेकिन देर तक जब शकुंतला हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी वो अपनी बहू को आवाज देती है और कहती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अरे जरा चाय बना ला, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी मैं अभी टॉयलेट में हूँ, रुको थोड़ी देर में आती हूँ। राम राम, जितना खाती है उतना ही हगती भी है ये औरत, बस इसे काम के नाम पर शर्म आती है। अब करीब आधे घंटे बाद प्रीति टॉयलेट में से निकलती है और हॉल में बैठी अपनी सास को चाय पीते देखकर कहती है, माँ जी आपने चाय बना ली? मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। अरे बहू, तेरी बड़ी मेहरबानी जो तूने अपनी सास के लिए इतना भी सोचा, लेकिन अब तो मैंने चाय बना ली। माँ जी आज मेरा पेट ना फिर से खराब हो गया, मुझसे आज कोई काम नहीं होगा। बहू मुझे तुझसे कभी उम्मीद रही है कि तू ठीक होगी और मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाएगी? नहीं, मैं तुझे बनाकर खिलाऊंगी, मैं हूँ ना बहू तो। माँ जी दोपहर से करीब 5 बार जा चुकी हूँ टॉयलेट और अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, और ये हिंदी टॉयलेट तो मेरे बस के बाहर है। हाँ तो तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए इंग्लिश टॉयलेट बनवा दूँ? अरे माँ जी नेकी और पूछ पूछ, भले काम में देरी कैसी। शकुंतला की बहू की शादी को 1 महीना भी नहीं बीता था, लेकिन इन दिनों में शकुंतला की बहू इतनी ज्यादा बीमार थी कि शकुंतला को अपनी बहू से कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। और प्रीति का पेट खराब तो इतना होता था जितना साल में दिन नहीं होते थे। अब शकुंतला भी अपनी बहू से तंग आ गई थी, लेकिन अब बहू के मुंह से जब शकुंतला ये सुनती है कि उसे इंग्लिश टॉयलेट लगवाना है, तो शकुंतला इसके लिए राजी नहीं होती। माँ जी अगर आपने टॉयलेट के पॉट नहीं बदले ना, तो मुझसे यहाँ तक भी नहीं आया जाएगा। बहू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू अब चल फिर भी नहीं पाएगी और बिस्तर पर ही अपना किया कराया करेगी। माँ जी मुझे इतनी कमजोरी तो हो ही रही है कि मुझसे चला भी नहीं जाएगा। प्रीति ये बोल ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो पास रखे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। और ये देखकर शकुंतला अपनी बहू से कहती है, बहू अगर तेरी तबीयत ज्यादा खराब है तो चल डॉक्टर के पास, तू कल तक ठीक हो जाएगी, लेकिन तेरे पेट खराब के चलते मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकती। ठीक है माँ जी,
आप पॉट नहीं बदलवा रही हैं तो ठीक, अब आपसे मुझे कुछ भी नहीं कहना है। अब कुछ समय बाद ही प्रीति अपने लिए एक कुर्सी को बीच से काट कर टॉयलेट करने के लिए उसे तैयार करती है। और अब जब प्रीति कुर्सी को काट पीट रही होती है तभी प्रीति की सास और पड़ोसन का घर में आना होता है और शकुंतला नई कुर्सी को ऐसे कटा हुआ देखकर अपनी बहू को कहती है, राम राम, ये क्या क्या बहू तूने, 10 दिन भी नहीं हुआ है इस कुर्सी को लिए हुए और तूने इसका सत्यानाश कर दिया। शकुंतला की बहू, ये सब क्या कर रही है तू? क्यों इसे काट रही है? अभी से टॉयलेट जाने में दिक्कत होने लगी तुझे? हाँ, उसी लिए तो ये सब कर रही है ये। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ अपनी बहू की इन करतूतों से। माँ जी, मैंने आपको कहा ना कि मुझसे बैठा नहीं जाएगा और कुछ तो मेरे काम ना आए। इसमें बैठ कर तो तू अपने किए कराए पर पानी फेर लेगी। माँ जी, जो होगा देखा जाएगा। मुझे फिर से पेट में गुड़गुड़ हो रही है। बहू, ये क्या कर रही है? पहले सब देख समझ तो लिया कर। और मैं अब भी तेरे लिए इंग्लिश टॉयलेट नहीं बनवा सकती, लेकिन टॉयलेट करने वाली कुर्सी मंगवा सकती हूँ। अब बहू की इन सब हरकतों से परेशान होकर शकुंतला अपनी बहू के लिए कुर्सी वाला पॉट खरीद कर लाती है जिसमें प्रीति आसानी से कहीं भी उसे लेकर बैठ सके। अब जब कुर्सी प्रीति को मिल जाती है तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। जब भी उसे टॉयलेट आता तब वो कमरे में ही बैठ जाया करती। आज मैंने प्रीति को अपने कमरे से एक बार भी निकलते नहीं देखा है। ठीक तो है ना वो? बाहर क्यों नहीं आई? अभी जाकर देखती हूँ। अब जब शकुंतला अपनी बहू के कमरे में जाती है और जैसे ही कमरे का गेट खोलती है वैसे ही वो देखकर हैरान थी कि उसकी बहू कमरे को ही टॉयलेट बनाकर बैठी हुई थी। ये देखकर शकुंतला चिल्ला पड़ती है और अपनी बहू से कहती है, हे भगवान, इस औरत ने तो अब अपने कमरे को भी शौचालय बना दिया है। बहू, ये तू कैसे नजारे दिखा रही है मुझे? माँ जी, आपको भी तो नॉक करके आना चाहिए ना गेट। आपको पता है ना, मेरी हालत चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। बहू, बहू, पूरे घर को तो तूने अशुद्ध करके रखा है। मैं तुझे क्या ही बोलूं? माँ जी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और आपको तब ये नजारा नहीं देखने को मिलेगा। राम राम, कोई आ गया तो क्या कहेगा? मैं हॉल में जाकर ही बैठती हूँ। शकुंतला ये देखकर परेशान हो जाती है लेकिन वो कर भी तो कुछ नहीं सकती थी क्योंकि उसकी बहू ने तो शकुंतला को बदनाम करने का जिम्मा ही उठा लिया था। अब प्रीति के किए कराए पर शकुंतला को ही पानी फेरना पड़ रहा था। अब अगले ही रोज शकुंतला कहीं बाहर गई हुई थी और प्रीति खुद से कहते हुए अपनी कुर्सी वाली पॉट के साथ हॉल में आती है। माँ जी नहीं है अभी और मेरा पेट भी ठीक नहीं है, तो ये कुर्सी लेकर ही हॉल में बैठकर सीरियल देख लेती हूँ। अब जैसे ही अपनी टॉयलेट वाली कुर्सी लिए प्रीति टीवी चलाकर बैठती है वैसे ही विमला धड़ाक से शकुंतला के घर में आ जाती है और वो प्रीति को टॉयलेट करते हुए देखकर अपना मुंह साड़ी के पल्लू से ढकते हुए प्रीति से कहती है, राम रे राम, किस मनहूस घड़ी में शकुंतला के घर आना हुआ मेरा। इसकी बहू तो कतई बेशरम निकली। आंटी जी, आपको आवाज लगाकर तो आना चाहिए था, आपने आवाज क्यों नहीं लगाई? और तुझे तो शर्म करना चाहिए था, कैसे खुले में बैठी है। अब विमला और प्रीति की ये बातें चल रही थी तभी शकुंतला का आना होता है और वो आते ही विमला को देखकर कहती है, विमला, तू कब आई? मैं तो कूड़ा फेंकने गई थी, वहीं कांता मिल गई तो उससे बात करने लग गई थी मैं। शकुंतला, तू बाहर थी? मुझे क्या पता तू घर में नहीं है। इधर मैं तेरे घर में आई तो तेरी बहू यही अनुपमा देख रही थी, वो भी अपने टॉयलेट वाली कुर्सी पर बैठे बैठे। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए हैं। इस औरत ने तो पूरे घर को अशुद्ध कर दिया। और अब कहाँ गई ये? और मैंने देखा तो ये भी नहीं कि उठकर भाग जाऊं। पहले मुझसे जुबान लड़ाने लगी तो गई टॉयलेट में। बहू, ओ बहू, बाहर आ। तुझे शर्म नहीं आई जो तूने हॉल में बैठकर ये सब किया? माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं अनुपमा देखने के लिए आई थी, लेकिन जब तक अनुपमा शुरू होता तब तक तो विमला आंटी आ गई। बता, एक अनुपमा है जो अपने संस्कारों का इतना ख्याल रखती है, वहीं दूसरी तरफ तेरी बहू है जिसने तो उर्फी को भी बेशर्मी के मामले में पीछे छोड़ रखा है। अब जैसे ही प्रीति टॉयलेट से निकलती है वैसे ही शकुंतला, जो कि गुस्से में थी ही, वो उस कुर्सी को ही तोड़ देती है और ये देखकर विमला शकुंतला से कहती है, शकुंतला, भगवान झूठ न बुलवाए, अब तो मैं तेरे घर का खाना क्या एक गिलास पानी तक नहीं पीऊंगी। चलो विमला आंटी, इसी बहाने
आपकी मांगने वाली आदत तो जाएगी। शकुंतला देख रही है ना इसे, ये बीमार तुझे कहीं से भी लग रही है। सही किया तूने जो इसकी कुर्सी ही तोड़ दी, वरना इसका बस चले तो बिस्तर पर भी उसे लेकर बैठ जाए। अब प्रीति को भी इस इंसिडेंट के बाद सबक मिल जाता है और वो दोबारा ऐसे काम नहीं करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।